पार्लियामेंट में जारी तात्तुल के दरमियान कानून साजी का काम फहरिस्त हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी के मुतालबे पर ऐवान की कार्रवाई में मुसलसल पड़ रहा है खलल। बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की तारीखों का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज करेगा ऐलान। असेंबली के 224 अरकान का होना है इंतखाब। भारत की सदारत में G20 मीटिंगों का सिलसिला जारी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल मुंबई में पहले G20 तिजारती और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का करेंगे बाज़ाब्ता इफ्तिताह। आज विशाखापट्टनम और गांधीनगर में जारी G20 मीटिंगों का है आखिरी दिन। विशाखापट्टनम में मुस्तकबिल के शहरों की तामीर और माली एआनत और गांधीनगर में आलमी तिजारत और सरमायाकारी को तेज करने के तरीक़ों पर बातचीत जारी। भारत आज शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीरों और आला सिक्योरिटी हुक्काम की मीटिंग की मेज़बानी के लिए तैयार। चीन और पाकिस्तान भी वर्चुअल तरीके से कर सकते हैं शिरकत। इलाकाई राब्ते, इंतहा पसंदी और सरहद पार दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। कोयला ब्लॉकों की नीलामी का 7वां दौर आज से होगा शुरू। वजारत कोयला मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और कोयले के शोबे में खुद किफालत के हुसूल के लिए है पुरअज़्म। म्यांमार की फौजी जंटा ने की अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई। सुजे की पार्टी NLD समेत 40 सियासी पार्टियों को किया तहलील। नए फौजी मुसव्वदे के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने में नाकामी पर की कार्रवाई। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 100 इंटरनेशनल गोल का हिस्सा किया अबूर। कौरसाओ के खिलाफ दोस्ताना मैच में लगाई हैट्रिक। 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बने। मैड्रिड ओपन बैडमिंटन में आज भारत के टॉप खिलाड़ियों पर रहेगी नजर। पहले दौर का मैच खेलने वाले चिराग और सात्विक की नजरें होंगी सीजन के दूसरे टाइटल पर। सिंधु और श्रीकांत से भी होंगी उम्मीदें वाबस्ता। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले नज़र डालेंगे खास खबरों की तफसीलात पर। पार्लियामेंट की बात करेंगे। पार्लियामेंट में जारी तात्तुल के दरमियान आज दोनों ऐवानों में कानून साजी का काम फहरिस्त बंद है। लोकसभा में मरकजी वजीर किरण रिजिजू मनसूखी और तरमीमी बिल 2022 को गौर के लिए पेश करेंगे, जबकि राज्यसभा में मुतादिद कागजात ऐवान की मेज़ पर रखे जाएंगे। ताहम दोनों ऐवानों में कल भी हंगामा आराई जारी रही, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो सका। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने ऐवानों को चलाने की कोशिश की, लेकिन उनकी अपीलें भी काम नहीं आई। हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी है। और इलेक्शन कमीशन आज कर्नाटक असेंबली की 224 सीटों पर इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन आज सुबह 11:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान करेगा। इसके साथ ही रियासत में सियासी हलचल में भी इजाफा हो जाएगा। तमाम सियासी पार्टियां वोटरों को राग़िब करने के लिए जल्द से रोड शो और रैलियां करेंगी। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात की बात अगर करें तो कर्नाटक असेंबली इंतखाबात 12 मई 2018 को हुए थे। 224 में से सिर्फ 222 सीटों के लिए ही वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी और साबिक वज़ीर आज़म HD देवेगौड़ा की JDS के दरमियान सहरुखी मुकाबला था। 2018 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी 104 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अक्सरियत से 9 सीटें पीछे रह गई। भारत की सदारत में G20 मीटिंगों का सिलसिला मुल्क भर में जारी है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल आज मुंबई में पहले G20 तिजारत और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप मीटिंग का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। G20 तिजारत और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप की पहली मीटिंग कल मुंबई में गैर रस्मी तौर पर शुरू हुई। इसमें रुकन ममालिक, मदू ममालिक, इलाकाई ग्रुपों और बैनुल अक़वामी तंजीमों के 100 से ज़ायद मंदूबीन ने शिरकत की। 2 पैनल मबाहिसों के दौरान मंदूबीन ने आलमी तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर व फिक्र किया। और G20 के तहत ज़राई वर्किंग ग्रुप AWG की दूसरी
ज़राई नुमाइंदा मीटिंग आज से चंडीगढ़ में मुनक़िद हो रही है। इस 3 रोज़ा अहम मीटिंग में भारत के साथ साथ 19 रुकन ममालिक और 10 मदऊ ममालिक और 10 बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग में पायदार ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के मामले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज इस मीटिंग के पहले दिन AMIS क्विक रिस्पांस फोरम का इनेकाद किया जाएगा। मीटिंग के दूसरे और तीसरे दिन रुकन ममालिक एलामिया का मुसव्वदा तैयार करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। इनमें अहम मौज़ूआत जैसे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाइयत, आबो हवा के तय स्मार्ट अप्रोच के साथ पायदार ज़राअत, जामी ज़रई वैल्यू चेन और फूड सिस्टम के लिए डिजिटलाइजेशन और ज़रई तब्दीली भी शामिल है। गांधीनगर में माहौलियाती इस्तेहकाम वर्किंग ग्रुप की जारी दूसरी मीटिंग का आज आखिरी दिन है। कल होने वाली मीटिंग में G20 के नुमाइंदों ने जामे और काबिल अमल नताइज पर जोर देने के साथ साथ तयशुदा तरजीहाती उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। मीटिंग में G20 ममालिक के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया और माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए एक जामे मुत्तफ़क़ा नुक़्ता नज़र अपनाने और इससे मुताल्लिक़ इक़दामात में शामिल होने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मीटिंग में कहा गया कि आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के अहम किरदार को तस्लीम करते हुए एक मरबूत नुक़्ता नज़र की ज़रूरत है। विशाखापट्टनम में G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की जारी दूसरी मीटिंग का आज आखिरी दिन है। कल की मीटिंग का मौजू था कल के शहरों की माली आनत जामे, लचकदार और पायदार। मीटिंग के दौरान G20 के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर पर अमल दरामद, मुस्तकबिल के शहरों की तामीर और उनकी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। इस मीटिंग में शिरकत के लिए आने वाले शुरका ने भी भारत की मेज़बानी को सराहा। और उत्तराखंड में नैनीताल जिले के रामनगर में पहला G20 सरबराही इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। तकरीबन 70 गैर मुल्की मंदूबीन वबाई इमराज से निमटने और बीमारियों पर काबू पाने, साइंसी इल्म, तनव्वुअ, जामियात और जामे साइंस और टेक्नोलॉजी तक रिसाई को बढ़ाने के लिए आलमी कोशिशों में हम आहंगी से मुताल्लिक़ एक पायदार और अमल पर मबनी आलमी पॉलिसी पर तबादला ख्याल कर रही हैं। उत्तराखंड की सकाफत सड़कों के साथ दीवारों पर कंदा है। दीवारों में उत्तराखंड के तर्ज ज़िंदगी और मौसीकी के आलात को भी दिखाया गया है। मंदूबीन को उत्तराखंड का रिवायती खाना भी पेश किया जाएगा। मंदूबीन तकरीब के आखिरी दिन 30 मार्च को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम SCO के कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग आज नई दिल्ली में हो रही है। इजलास में चीन और पाकिस्तान के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्का है। शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीर की मीटिंग में NSA अजीत डोवाल इफ्तिताई खिताब कर सकते हैं। अहम बात यह है कि इससे कबल पाकिस्तान ने काशी में मुनक़िदा SCO टूरिज़्म एडमिनिस्ट्रेशन के सरबराहान की मीटिंग में भी शिरकत की थी। शंघाई ताउन तंजीम के 8 रुकन ममालिक भारत, चीन, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। इसके साथ साथ कई दीगर मदऊ ममालिक भी इजलास में हिस्सा लेंगे। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कोयले की वजारत आज नई दिल्ली में 7वें राउंड के लिए 106 कोल ब्लॉक्स की नीलामी का अमल शुरू करेगी। कोयले की कानों का इंतखाब सरमायाकारों के मुख्तलिफ मुतालबात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। वजारत ने कहा है कि हुकूमत मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और कोयले के शोबे में खुद किफ़ालत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। आज़ादी के बाद से अब तक मुल्क में हर शोबे में गैर मामूली तरक्की हुई है। मुल्क ने तरक्की में बहुत से नए संगी मील तय किए हैं, लेकिन खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। भारत के खलाई प्रोग्राम ने नई बुलंदियों को छुआ है। 15 फरवरी 2017 भारतीय खलाई प्रोग्राम के लिए खास दिन था। इस दिन इसरो ने रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट खला में भेजे थे। 26 फरवरी 2017 को नश्र होने वाले मन की बात की कड़ी में वजीर आजम ने कहा कि हमारे साइंसदानों और खलाई टेक्नोलॉजी ने हमें फख्र का एहसास कराया है। चाहे गरीबी से निपटना हो, बीमारियों से बचना हो, दुनिया से जुड़ना हो, ज्ञान जानकारियां पहुंचाना हो, टेक्नोलॉजी ने, विज्ञान ने अपनी जगह दर्ज करा दी है। 15 फरवरी 2017 भारत के जीवन में गौरवपूर्ण दिवस है। हमारे वैज्ञानिकों ने विश्व के सामने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है और हम सब जानते हैं कि इसरो ने कुछ वर्षों में कई अभूतपूर्व मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में देही तरक्की की वजारत की दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत तरबियत याफ्ता देही नौजवानों को तकरूरी नामा तकसीम किए गए, जिसमें मरकजी देही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह, रियासती वजीर साध्वी निरंजन ज्योति, फगन सिंह कलस्ते समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की।
और इस मौके पर देही तरक्की के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने DD न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में हम ऑन जॉब ट्रेनिंग के तहत मुल्क की कई तंजीमों के साथ मिलकर नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नौजवानों को रोजगार देने का ख्वाब पूरा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह है, उनसे हम जानेंगे कि कितना रोजगार अब तक लोगों को मिल पाया और इनका मंत्रालय इसमें कितना प्रभावी रहा। एक नए चैप्टर का आरंभ हमने किया है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनको मालूम है कि मुझे रोजगार मिलेगा और मैं इसमें बेहतर करूंगा, तो मुझे कहां तक जाना है। क्या है ऑन जॉब ट्रेनिंग, हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे? जो रोजगार के लिए युवा जो लाइन में लगे हैं उनको आप समझा सकेंगे कि ये आखिर है क्या? अब इस ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से जो बच्चे, जैसे अभी हमने 19 ऐसे इंडस्ट्री हाउस, चाहे वो रेडीमेड के कपड़े बनाते हों चाहे अन्य इंडस्ट्री में हो, आज 19 के साथ MOU किया पहली बार, जो 31,000 बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। भारत सरकार पैसा देगी, लेकिन वो ट्रेनिंग देने वाले बच्चों को अपने अनुसार से ट्रेनिंग देंगे और रोजगार भी उन्हीं को देना होगा। और ये रोजगार 100% रोजगार युक्त ट्रेनिंग होगा। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए? जो प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत जो हम देते हैं, उन बच्चे और बच्चियों को हमने नियुक्ति पत्र दी है। जो 31,000 हमने MOU किया है, आने वाले दिन में हम फिक्की को शामिल करेंगे, CIA को, PSD को, बने जितने देश के ऑर्गेनाइजेशन हैं, राज्य के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबके साथ मिलकर के अब सीधा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जॉब देने वाला, जॉब लेने वाला, गिवर और सीकर, दोनों को होगा। भारत सरकार पूल का काम करेगा, उनको ट्रेनिंग का पैसा देगा और वो 100% रोजगार देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, जो कहते हैं कि भारत सरकार पुल का काम करेगा और हम अनेक संगठनों के साथ मिलकर रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन S जयशंकर के साथ राजेश राज, DD न्यूज़, दिल्ली। समाजी इंसाफ और तफवीद इख्तियारात की वजारत के माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे ने आज राष्ट्रपति भवन में वाक़ई अमृत उद्यान का दौरा करने के लिए सिर्फ दिव्यांग जनों को खुसूसी तौर पर मदऊ किया है। दिल्ली NCR के दिव्यांग अमृत उद्यान का दौरा करेंगे। इस महकमे के तहत चल रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट बराए जिस्मानी माजूरी PDUNI-PPD नई दिल्ली को इस प्रोग्राम के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस प्रोग्राम में तकरीबन 13,000 दिव्यांगों के हिस्सा लेने का इम्कान है। ये एक आलमी रिकॉर्ड भी बन सकता है, क्योंकि ये अपने आप में भारत सरकार का एक काबिल सताइश कदम है। दिव्यांग जन संस्थान और दीगर इदारे, स्कूल, NGOs, दिल्ली हुकूमत का समाजी बहबूद का महकमा, महकमा तालीम और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के महकमे के तहत मुनक्किद होने वाली इस प्रोग्राम में ताउन कर रहे हैं। ये भी तवक्को है कि मुल्क के सदर इस प्रोग्राम में दिव्यांगजनों के साथ बातचीत करेंगे, जो अपने आप में एक काबिल फ़ख्र लम्हा होगा। और आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। हाउसिंग और शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी आज पहर नई दिल्ली के स्टेन ऑडिटोरियम में ख़वातीन की क़यादत में सफाई सुथराई का मजमुआ SHG डायरेक्टरी की कहानियों का इजरा करेंगे। ख़वातीन और बच्चों की तरक्की और अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी मुंबई में मुनक़्क़िद होने वाले बिजनेस टुडे मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस अवार्ड्स के 19वें एडिशन में मेहमान खुसूसी होंगी। और पुलिस टीम ने मफरूर अलहदगी पसंद और वारिस पंजाब देग का सरबराह अमृतपाल सिंह के मामले में होशियारपुर के मनाया गांव में तलाशी मुहिम चलाई, लेकिन अमृतपाल का कोई सुराग नहीं मिल सका। मुल्क भर में लोगों को सस्ती कीमत पर अद्वियात फराहम करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र शुरू किए गए हैं। इन मराकज़ पर मुफीद जेनरिक अद्वियात ब्रांडेड अद्वियात की असल कीमत से तकरीबन 70 से 90% कम कीमतों पर दस्तियाब हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव से इस स्कीम की शुरुआत की थी, लेकिन रियासत छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्र स्कीम मुतासर हो रही है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 100 सरकारी भारतीय जन औषधि केंद्र बंद कर दिए गए हैं।
आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से हमारे नामानिगार रजनीश त्रिपाठी की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। लोगों को सस्ती कीमतों पर दवाएं दस्तयाब कराने के लिए मरकजी हुकूमत ने साल 2016 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसका इफ्तिताह 2016 में खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोगरगढ़ में किया था। इस स्कीम के तहत लोगों को तकरीबन 70% से 90% सस्ती अद्वियात दस्तयाब होने लगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी और गैर सरकारी जन औषधि प्रोजेक्ट के तहत 255 स्टोर भी खोले गए थे, लेकिन गुज़िश्ता 4-5 सालों में इनमें से 100 से ज्यादा स्टोर ताले लग चुके हैं। जन औषधि की दवाइयों में हमारे यहाँ कहीं भी और भी ब्रांडिंग नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है कि कहीं पर भी ब्रांडिंग, आप यूजुअली देखेंगे कि जितनी भी दवाइयाँ हैं उनमें ब्रांड नेम लिखा होता है। हर दवाई में आपको अलग अलग ब्रांड नेम मिलेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल को आज कम से कम 500 से 800 ब्रांड नेम के हिसाब से वो मार्केट में अवेलेबल है। तो कॉमन व्यक्ति के लिए वो ब्रांडेड दवा है या ब्रांडेड जेनरिक है, किसमें डिस्काउंट मिलेगा किसमें नहीं मिलेगा, ये पता लगाना असंभव है। जन औषधि की दवाइयों में हमने ये कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है। जन औषधि केंद्रों के हुक्म के मुताबिक छत्तीसगढ़ में रियासती इंतजामिया के रवैये की वजह से ही जन औषधि केंद्र बंद किए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग खुद अपने आप ये गवाही देते नहीं थकते कि इन जन औषधि केंद्रों से लोगों को कितना फायदा होता है। जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट रेट से बहुत सस्ती है और सर्वसुलभ है। माने कि जो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दाम पे बाहर मिलते थे, वो दवाइयाँ आपको बहुत कम कीमत पे मिल जाते हैं, उपलब्ध हो जाते हैं, और जिसके कारण कि लोग इसको रिस्पांस दे रहे हैं। बाजार रेट से दवाई बहुत महंगी मिलती है। जन औषधि केंद्र में वो बिल्कुल 1/3 या 1/4, कभी कभी तो 10% में भी दवाइयाँ मिल जाती है। बहुत ही अच्छा है ये। अभी भारत सरकार जो निर्णय ले रहा है वो गरीबों के लिए या सभी के लिए कहिए बहुत ही अच्छा है। अंतर तो बहुत है। 10% से लेके 50% और 80% तक से रिटेल प्राइस मिलता है जन औषधि में। अब अगर हम पीएम जन औषधि केंद्र की जगह रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए धनवंतर मराकज पर नजर डालें तो हमें मालूम होगा कि जन औषधि केंद्र की अद्वियात और जर्राही के सामान के सामने रियासत की तरफ से खोले गए इन मराकज में अद्वियात और जर्राही का सामान बहुत ही कम है। धनवंतरी केंद्रों पर सारिफीन को दवाओं की MRP पर कम से कम 50% और ज्यादा से ज्यादा 70% रियायत का फायदा मिलता है, जबकि जन औषधि केंद्रों पर आम अद्वियात पर ज्यादा से ज्यादा 90% तक की रियायत सारिफीन को दस्तयाब कराई जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के मराकज सरकारी अस्पतालों में बंद हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ निजी जगहों पर 73 जन औषधि केंद्रों की बहुत ही ज्यादा मांग है। जनमानस की जेब पे जो आर्थिक बोझ पड़ रहा था, केंद्र सरकार ने उस बोझ को कम करने के लिए भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की थी। जब ये परियोजना शुरू हुई थी तो छत्तीसगढ़ में 181 केंद्र थे, लेकिन आज के तारीख में सिर्फ 81 केंद्र चल रहे हैं। लगभग 100 केंद्र बंद हो चुके हैं, जिसके कारण जनता की जेब पे फिर से बोझ बढ़ गया है। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ रजनीश त्रिपाठी, छत्तीसगढ़। नाज़रीन, दुर्गा अष्टमी आज है, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है। दुर्गा अष्टमी चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ल माँ महागौरी की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी पर कन्या पूजन भी किया जाता है। दिल्ली और मुंबई में सुबह से ही मंदिरों में अकीदतमंदों की कतारें देखी जा रही हैं। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। म्यांमार की साबिक़ रहनुमा आंग सान सू की की माज़ूल हुक्मरान जमात नेशनल
लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD समेत 40 सियासी जमातों को मंगल को तहलील कर दिया गया। इन जमातों ने फौज का सियासी अक़ल बरकरार रखने के लिए होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इंदराज नहीं कराया था। NLD इन दर्जनों जमातों में शामिल है जिन्होंने गुज़िश्ता एक दहाई में पार्लिमानी नशिस्तें हासिल की हैं। ये जमातें फौज की 2021 की बगावत और अपने मुखालफिन के खिलाफ क्रैकडाउन से बुरी तरह कमज़ोर हो चुकी हैं। बहुत सी जमातें इलेक्शन लड़ने के काबिल या तैयार ही नहीं है। नाक़दीन ने आइंदा आम इंतखाबात को एक मजाक करार दिया है। सूची समेत इनकी पार्टियों के कई रहनुमा इस वक्त जेल में मौजूद हैं। रुख करेंगे यूनान का। यूनान में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। इत्तलात के मुताबिक वो एक यहूदी रेस्टोरेंट को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इनका मकसद बड़े पैमाने पर शहरियों को निशाना बनाना था। इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद और यूनानी पुलिस ने मिलकर काम करते हुए यूनान में इसराइलियों और यहूदियों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमला करने की मुबैना साजिश को नाकाम बनाया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के एक बयान में कहा गया है कि पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी शहरी एक ईरानी दहशतगर्द नेटवर्क का हिस्सा थे। इसराइल के PMO ने कहा है कि यूनान में सामने आने वाला ये मामला नहायत संगीन था जिसे यूनानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी से नाकाम बना दिया। ये ईरान की तरफ से इसराइल और बैरून मुल्क यहूदी अहदाफ के खिलाफ दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने की इजाफी कोशिश थी। यूनान में मुश्तबा अफराद से तफ्तीश शुरू होने के बाद मोसाद ने इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके तरीक़ाकार और ईरान से उसके रवाबित का पर्दाफाश करने के लिए इंटेलिजेंस फराहम की। PMO ने बयान में मज़ीद कहा कि तहक़ीक़ात से बात सामने आई है कि यूनान में काम करने वाला दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा ईरान से काम करने वाले वसी ईरानी नेटवर्क का हिस्सा है और कई ममालिक में फैला हुआ है। अगली खबर काबुल से। काबुल में आज ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। आज सुबह 5:49 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायजा। नाज़रीन, दिल्ली से शाया होने वाली उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली सुर्खी हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा इनकलाब से। पहली सुर्खी रोज़नामा इनकलाब से हम ले रहे हैं और ये है बदनवानी की जड़ें मिल चुकी हैं, सारे बदनवान एक हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान, ये बयान अपोजिशन के मुत्तहिद होने के पस मंज़र में सामने आया है। अगली सुर्खी रोज़नामा इनकलाब से ही, अपोजिशन के हंगामे की वजह से दोनों ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने कई मुद्दों को लेकर इतना हंगामा किया कि कार्रवाई चल नहीं सकी दोनों ऐवानों की। आगे बढ़ेंगे, तीसरी सुर्खी की तरफ नज़र डालते हैं। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी, पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख में 30 जून तक तौसी कर दी गई है। अगली सुर्खी भी हम ले रहे हैं राष्ट्रीय सहारा से और यह है ज़ायरीन को मक्का ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हुई है। 20 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सऊदी अरब में ज़ायरीन को मक्का ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हुई जिसके नतीजे में इन अफराद की मौत हुई है और 2 दर्जन से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय रावत को हतक इज़्ज़त के मुकदमे में समन जारी किया गया है। अखबार मुशर्रक़ ये खबर। अगली खबर जामिया तशद्दुद के मामले से मुतालिक है। हाई कोर्ट ने ज़ैली अदालत के फैसले को रद्द किया है और जामिया तशद्दुद के मामले में कई लोगों को मुल्ज़िम अभी फ़िलहाल करार दिया गया है और आगे इस पर क्या होता है ये गौरतलब है। आगे बढ़ेंगे, अतीक अहमद समेत 3 को उम्र कैद, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। MP MLA कोर्ट से अतीक के भाई अशरफ समेत 7 मुल्ज़िमान को सबूतों के फक़दान की वजह से बरी कर दिया गया है। नाजरीन, ये थे आज के उर्दू अखबारात और उनका जायज़ा। अब आगे बढ़ेंगे खेल के मैदान की तरफ। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वो फुटबॉल की तारीख में बैनुल-अक़वामी मैचों में 100 या उससे ज़्यादा गोल करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इस साल के शुरू में कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाले 35 साला मेसी ने यह कारनामा क्यूरासाओ के खिलाफ दोस्ताना फुटबॉल मैच में अंजाम दिया। इस मैच में उन्होंने हैट्रिक की। इसके साथ ही मेसी के बैनुल-अक़वामी गोल्स की तादाद 102 हो गई है। वो 100 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी गोल करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अपने शानदार खेल की बदौलत अर्जेंटीना के
क्यूरासाओ को 7-0 से शिकस्त दे दी है। वैसे से पहले सिर्फ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ईरान के अली दाई 100 गोल करने में कामयाब रहे हैं। रोनाल्डो 122 बैन अल-अक़वामी गोल्स के साथ सरफ़हरिस्त हैं, जबकि अली दाई ने 109 गोल किए हैं। और स्विस ओपन बैडमिंटन में आज भारत के सरकर्दा खिलाड़ी अपनी मुहिम का आगाज करते नजर आएंगे। दिफाई डबल्स चैंपियन सात्विक साई राज, रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज अपने पहले दौर के मैच का खेल खेलेगी। चिराग और सात्विक की जोड़ी गुज़िश्ता इतवार को स्विस ओपन मेंस डबल्स टाइटल जीता था। पहले राउंड में उनका मुकाबला जापान के आयातो एंजो और योता तकाई से होगा। सिंगल्स मुकाबले में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत भी फॉर्म में वापसी की उम्मीद लगाए होंगे। ये दोनों खिलाड़ी आज पहले राउंड का मैच भी खेलते नजर आएंगे। पीवी सिंधु, जिन्होंने इस साल अब तक कुछ खास नहीं किया है, एक आसान जीत के साथ शुरुआत करने की कोशिश करेंगी। उनका मुकाबला स्विट्जरलैंड की जे स्टेडल मैन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत भी आज अपनी मुहिम का आगाज करते नजर आएंगे। 5वीं सीड याफ्ता श्रीकांत का मुकाबला पहले राउंड में थाईलैंड के सेटक्यम थॉमसन से होगा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। जब भी फिल्म शोले का नाम लिया जाता है तो अदाकार जगदीप को जरूर याद किया जाता है। वही जगदीप जिसने सुरमा बवाली का किरदार निभाकर नाजरीन को खूब हंसाया था। अपने फन और कलाम से लोगों को हंसाने वाले जगदीप का आज 89वां यौम पैदाइश है। आप उन पर फरमाए गए नगमों से लुत्फ अंदोज हो और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। हमारा नाम भी सुरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पेड़ पका के दोनों रो दिए कि सुरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने पिन फिनाई तो जना सुधाई कर दी, धटा धट बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरी जान, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरी जान, पहली पहली ना का आधा मतलब है हाँ, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है मेरी जान। हम पंछी एक डाल के होए संग संग डोले जे संग संग डोले, संग संग डोले जे संग संग डोले, बोली अपनी अपनी बोले, बोली अपनी अपनी बोले जी बोले हाँ, संग संग डोले जी संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के
3, 4. क्या है चितचोर? You sing like Kishore, but शादी का date. Oh yes, September 8. Oh, very late. Darling, wait.